विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 4 जिसका नाम है भारत की साहित्यिक विरासत। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया है और समझ लिया है। चलिए तो हम आज भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों भाग 2 में हमने मध्यकालीन साहित्य के बारे में विस्तार से जो है समझा था, और आज हम जो है भाग 3 में जो भारत के प्राचीन विद्यापीठ है उसके बारे में विस्तार से समझेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत की जो प्राचीन विद्यापीठ है उसमें 4 का नाम आता है। पहला है नालंदा, दूसरा तक्षशिला, तीसरा काशी विद्यापीठ और चौथा है वल्लभी विद्यापीठ। तो चलिए हम एक एक के बारे में विस्तार से समझते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नालंदा विद्यापीठ वर्तमान समय में बिहार के पटना जिले के वडगांव में है, और ये नालंदा विद्यापीठ बहुत ही प्राचीन विद्यापीठ है और भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित यह विद्यापीठ माना जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो परंपरा है उसका संबंध जो है नालंदा के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किए थे और इसीलिए यह स्थल जैन तीर्थ धाम बना। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने यहाँ पर एक विहार बनवाया था। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि बौद्ध धर्म में चैत्य होता है, विहार होता है और स्तूप होता है। तो यहाँ पर जो है 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने यहाँ पर एक विहार बनवाया था। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि जो है काफ़ी बढ़ गई। यहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथ हैं, या फिर यूँ कहिए कि नालंदा जो है हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य भंडार है। और नालंदा जो है सिर्फ विद्यापीठ ही नहीं, लेकिन नालंदा जो है एक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय इस संदर्भ में कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर विदेश के जो विद्यार्थी थे वो भी विद्या ग्रहण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, संशोधन करने के लिए यहाँ पर आते थे। इसलिए एक संदर्भ में इसे विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का यह एक तीर्थ धाम है। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। ऐसे एक विद्यार्थी में जिसका नाम है चीनी यात्री ह्यून एन सांग, जो भारत की यात्रा करने आया था और ख़ास तौर से नालंदा में आकर के वह विद्या अध्ययन भी किया, वहाँ की जो है मुलाकात भी उसने लिया। तो इस प्रकार से विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए आते थे। आज वर्तमान समय में देखा जाए तो यह जो नालंदा विद्यापीठ है वह भग्न अवस्था में है, जो एक खंडहर बन चुका है, या सिर्फ खंडहर के रूप में ही मात्र देखा जा सकता है। फिर भी इन खंडहरों में घूमने के बाद जो देश की भव्य संस्कृति है उसकी एक झलक जो है स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विद्यार्थियों नालंदा से पढ़कर के बाहर निकलने वाले जो भी विद्यार्थी थे वह समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते थे और एक आदर्श विद्यार्थी माने जाते थे। ईसा की 5वीं से 11वीं शताब्दी तक
नालंदा जो है शिक्षा का सर्वोत्तम केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे, मतलब कि नालंदा जो है ऐसा विद्यापीठ था जहाँ पर विश्व के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे यहाँ के संग्रहालय में या ग्रंथालय में उपलब्ध हो जाते थे। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में खासतौर से जो अध्ययन और जो संशोधन करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पर आते थे। यानी संक्षिप्त में कहा जाए तो भारत के जो 2 विद्यापीठ थे, खासतौर से नालंदा और तक्षशिला, वहाँ पर जो है जो वहाँ का लैब कहिए या प्रयोगशाला कहिए या लाइब्रेरी कहिए, ये इतना महत्वपूर्ण था कि या सुविधा, वहाँ की जो सुविधा थी या सुविधा संपन्नता थी, जिसके कारण से जो है विदेश के जो विद्यार्थी थे वो भी यहाँ पर जो है अध्ययन करने के लिए और नए नए चीज़ों का जो है संशोधन करने के लिए यहाँ पर आते थे। इस प्रकार से 657 जो हस्तलिखित वह UN सांग ने अपने साथ जो है वो भारत से चीन ले गया। तो विद्यार्थियों को याद रखना है कि UN सांग ने 657 हस्तलिखित जो ग्रंथ है वो भारत से जो है वो चीन ले गया। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 7वीं सदी में UN सांग ने जब मुलाकात ली थी तो उस समय नालंदा का जो महाविद्यालय था वो 7 बड़े भवनों में या 7 बड़े खंडों में विभक्त था, या उसमें 7 बड़े बड़े भवन थे, जिसमें व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे, जिसको अपने आज के रूम में वर्गखंड कहते हैं या क्लास रूम कहते हैं। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे, यानी आज के भाषा में कहा जाए तो जो हॉस्टल आदि शब्द यूज प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थियों के लिए मठ था। विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे, यानी विद्यापीठ के जो विद्यार्थी थे उनके जीवन या विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करने के लिए जो बहुत सारे जो गांव थे जो राजाओं ने उनको जो है दान में दिए थे, और उन गांवों से जो आय प्राप्त होती थी उस आयों से जो है विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से भोजन और वस्त्र आदि जो है प्रदान किया जाता था। यहाँ के जो ग्रंथालय थे उसे जो है धर्म क्षेत्र या धर्मगंज कहलाता था। ईस्वी सन 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा जो है विद्या केंद्र का जो है प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस नालंदा विद्यापीठ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त किया कि यह विद्यापीठ कितना महत्वपूर्ण था, कि विदेश के भी विद्यार्थी यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, अध्ययन करने के लिए आते थे। तो चलिए, ये हो गया भारत के प्राचीन विद्यापीठ के रूप में नालंदा का परिचय। अब हम अगला जो विद्यापीठ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, दूसरा विद्यापीठ है, जैसा कि ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र है तक्षशिला विद्यापीठ का, जो वर्तमान समय में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, मतलब कि खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी समय जो है यह काफ़ी सुंदर और मनोहर दिखाई देता होगा, और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पर अध्ययन करते होंगे। तो चलिए, अब हम जो है भारत के प्राचीन विद्यापीठ के रूप में तक्षशिला का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, ये तक्षशिला जो है आज भारत में नहीं है, पर वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। विद्यार्थियों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा है उस सीमा पर जो है एक गांधार क्षेत्र आता है, बस उससे ही जुड़ा हुआ है यह तक्षशिला विद्यापीठ है। विद्यार्थियों, इस विद्यापीठ में 64 प्रकार की विद्याओं को
शिक्षा प्राप्त होती थी। मतलब कि कहने का तात्पर्य कि तक्षशिला विद्यापीठ में 64 प्रकार की जो विद्या होती थी उसके बारे में शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ अधिकतर जो है विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रह कर के अध्ययन करता था। ऐसा माना जाता था कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे जिनका नाम जीवक था, उन्होंने यहाँ आयुर्वेद का पाठ जो है सीखा था। इसके अलावा विद्यार्थियों ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र, जो अपने अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या पूंजी से संबंधित तो जो अर्थव्यवस्था होती है उससे संबंधित पुस्तक जो है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के जो रचयिता है जिनको कौटिल्य कहा जाता है। दूसरी भाषा में कौटिल्य का ही नाम जो है चाणक्य है और दूसरा नाम जो उनका विष्णुगुप्त भी है। तो विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, वो भी जो है इस तक्षशिला के जो कभी शिष्य रहे थे। उन्होंने भी यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त किया था, अध्ययन यहाँ पर किए थे। अब दंत कथा के अनुसार एक ऐसा भी जो है माना जाता है कि रघुकुल के जो या ये रघुकुल वंश या राम के वंशज या उनके वंश में जन्म लेने वाले भरत के पुत्र जिनका नाम था तक्ष, और उन्हीं के नाम के आधार पर जो है इस तक्षशिला का नाम जो है रखा गया है। तो ये एक जो है दंत कथा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है तक्षशिला नाम है और हम लोग को भी यही याद रखना है कि भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर जो है यह तक्षशिला का जो है नाम पड़ा है। 7वीं सदी में यह विद्या का जो है महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि होती थी उसी की शिक्षा जो है उन्हें दी जाती थी। यानी शिक्षा के संदर्भ में या शिक्षा ग्रहण करने के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता था। जिस विद्यार्थी को जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना हो वो उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता था। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को जो है पढ़ा सकता है। उसका जो है कोई संख्या का मापदंड नहीं था कि कितना रखना है, लेकिन जितना भी चाहे वो गुरु जो है अपने शिष्यों को जो है शिक्षा प्रदान कर सकता था। परंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक के पास जो है लगभग जो है 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। यानी एक जो आज की भाषा में कहे तो एक क्लास टीचर, एक सब्जेक्ट टीचर जो है 20 विद्यार्थियों को जो है पढ़ाता था, जिसमें शस्त्र और शास्त्र सभी प्रकार की शिक्षा उसमें शामिल होती थी। अब यहाँ जो तक्षशिला है वहाँ पर जो है कहाँ के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो विद्यार्थियों, उस समय के जो बड़े बड़े महानगर थे, जो बड़े बड़े राजाओं के शहर थे, जैसे कि वाराणसी यानी काशी, राजगृह अर्थात बिहार का राजगृह, मिथिला और उज्जैन, ऐसे बड़े बड़े जो शहर थे या बड़े बड़े जो नगर थे, उन नगरों से विद्यार्थी जो है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने यहाँ पर आते थे। इस प्रकार से बड़े बड़े नगरों के से जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा थी, जो यहाँ पर तक्षशिला में जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वाराणसी के जो राजकुमार थे वो भी यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करने आए थे और शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था। कौशल के राजा प्रसन्नजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने भी यही शिक्षा प्राप्त किया, ऐसा जो है माना जाता है। और चाणक्य जो है, जो पहले उनका नाम विष्णुगुप्त था, फिर बाद में जो है कौटिल्य के नाम से उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है अर्थशास्त्र लिखा और गुरु के रूप में जो है चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वहीं पर जो है तक्षशिला में उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त किया और वहीं पर जो है वो आचार्य पद पर करके विद्यार्थियों को जो है शिक्षा भी प्रदान करते रहे। और ऐसे मुख्य जो शिष्य में गिनती की जाती है जिसमें नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो एक सामान्य बच्चे को या सामान्य विद्यार्थी को अपने शिक्षा से
उसे विशिष्ट बनाया और एक कुशल शासक भी उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों तक्षशिला जो है उच्च शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता था और वो विद्यार्थी गुरु के घर पर रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। अब सवाल है कि यहाँ पर जो है किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी आज के भाषा में कहा जाए तो किस प्रकार का कोर्स, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है या किस विषय की शिक्षा, तो तक्षशिला में खास तौर से वेद, शास्त्र क्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष, ये सभी प्रकार की जो शिक्षा जो है इस विद्यापीठ में दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त किया और उसके गुरु थे आचार्य चाणक्य। और इस प्रकार से जो है आचार्य चाणक्य ने उसको इस प्रकार से शिक्षित किया कि वह एक कुशल शासक जो है बना और मगध का जो है राजा बना। तो ये हो गया विद्यार्थियों तक्षशिला का विस्तृत रूप से जानकारी। और दूसरी बात विद्यार्थियों की, ये जो 5वीं सदी थी, तो 5वीं सदी के प्रारंभ में यानी भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी या विद्यापीठ थे या यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को और यहाँ की जो ज्ञान था, यहाँ की जो प्रयोगशाला थी, जो यहाँ पर ग्रंथालय था या पुस्तकालय था, उससे इतने लोग प्रभावित हुए कि विदेश से भी जो है यहाँ पर आकर के जो है शिक्षा आदि जो है प्राप्त करते और संशोधन करते। जिस प्रकार से नालंदा में ह्यू सांग आया था, उसी प्रकार से तक्षशिला में चीनी यात्री फायान भी आया था और यहाँ पर जो है उसने तक्षशिला की मुलाकात भी लिया और कुछ शिक्षा भी प्राप्त किया। तो ये हो गया विद्यार्थियों अपने प्राचीन विद्यापीठ के रूप में तक्षशिला का परिचय। तो चलिए अब हम जो है अगले विद्यापीठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों अगला जो विद्यापीठ है जिसे काशी विद्यापीठ कहा जाता है, तो काशी विद्यापीठ जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। वाराणसी जो है ऐसे ही यात्रा धाम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहाँ पर जो है बाबा विश्वनाथ का जो है मंदिर है, शिव जी का वहाँ पर जो है एक जो शिवलिंग है, तो 12 शिवलिंगों में जो है एक शिवलिंग जो आता है बनारस में आता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो वाराणसी जो है यात्रा धाम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। इसके राजा अजातशत्रु, यानी ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु जो है यह अशोक के वंशज थे, यानी चंद्रगुप्त के वंश से ही थे। तो इसके राजा जो है अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। और ऐसा भी माना जाता है कि व्यास संहिता में महर्षि व्यास के आश्रम का उल्लेख भी उसमें किया गया है, यानी महर्षि जो महाभारत के रचयिता हैं जिनका नाम महर्षि वेदव्यास है, उनका भी आश्रम जो है इस काशी नगर में ही है। ऐसा उल्लेख जो है व्यास संहिता में किया गया है। विद्यार्थियों भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रसार के लिए उन्होंने वाराणसी को पसंद किया, यानी काशी को ही पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञ को भी अपने वेदांत के नूतन सिद्धांतों को स्वीकृति के लिए काशी में जाना पड़ा। यानी जो शंकराचार्य थे वो बहुत ही तत्वज्ञानी थे, फिर भी जो है उन्हें अपने जो वेदांत का जो नया सिद्धांत है, नूतन सिद्धांत था, उस सिद्धांत को जो है स्वीकृति प्रदान करने के लिए उन्हें काशी में जो है जाना पड़ा था। इसके अलावा बंगाल के जो भक्त कवि संत कवि चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी भी वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा जो है उन्होंने काशी में ही किया था। पंजाब के जो विद्वान परिवार को भी
जब स्थानांतरण करना पड़ा था तब वे कुछ काशी में आ गए और कुछ जो है वो कश्मीर में जाकर के बस गए। तो इस प्रकार से कहा जाए कि जो पंजाब के जो विद्वान परिवार था वो भी यहाँ पर आकर के अर्थात काशी में आकर के जो है बसा और वहीं पर जो है ज्ञान प्राप्त किया। विद्यार्थियों, जो दूसरे जो बड़े बड़े नगर थे वहाँ के भी राजा महाराजा के जो पुत्र थे वो भी यानी राजकुमार थे, वो राजकुमार भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह काशी में या काशी विद्यापीठ में आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी यानी काशी का जो सारनाथ मठ है वो प्रसिद्ध जो है विद्याधाम बना हुआ है। विद्यार्थियों, आपको जो है एक बात और बता देता हूँ कि जो सम्राट अशोक थे, यानी सम्राट जो है बाद में लगा, पहले वो जो है अशोक थे, यानी मगध के राजा अशोक, और उनके जो पास में दूसरा राज्य था जिसका नाम था कलिंग, जो आज के भाषा में या आज के रूप में कहा जाए तो जो उड़ीसा प्रदेश है, उड़ीसा राज्य है, वो कभी कलिंग के नाम से था, और जो बिहार है, बिहार का पूरा क्षेत्र है, वो मगध के नाम से था। तो अशोक ने कलिंग के ऊपर जब आक्रमण किया और जो भी रक्तपात हुआ, उस रक्तपात से अशोक का जो है मन बिल्कुल खिन्न हो गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का दृढ़ प्रतिज्ञा लिया। और फिर उसके बाद जो है अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बुद्धम शरणम गच्छामि धर्म शरणम गच्छामि, यानी मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ, इस प्रकार से उन्होंने जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म से स्वीकार करने के बाद उनका जो कार्य था वो काफ़ी जो है फैल गया, उनका राज का जो सीमांकन था वो भी काफ़ी बढ़ने लगा, और उसके बाद जो है उनको सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई। तब से जो है उनको जो सम्राट अशोक कहा जाता है। और विद्यार्थियों, दूसरी बात ये भी है कि जो अपनी आज राष्ट्रीय मुद्रा में जो अशोक स्तंभ देखते हैं, वह अशोक स्तंभ जो है वर्तमान समय में वाराणसी के पास में जो सारनाथ जगह है वहीं पर अशोक स्तंभ है, जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये भी विद्यार्थियों आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये काशी विद्यापीठ जो है शिक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, और किसी समय जो है यह प्रसिद्ध विद्या केंद्र था, जहाँ पर जो है अलग अलग स्थानों के, अलग अलग नगरों के राजकुमार जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो विद्यार्थियों, ये हो गया भारत के प्राचीन विद्यापीठ के रूप में काशी विद्यापीठ का परिचय। तो चलिए अब हम जो है वल्लभी विद्यापीठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थियों, ये वल्लभी विद्यापीठ, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि वल्लभी विद्यापीठ जो है वर्तमान समय में गुजरात, और गुजरात में भावनगर है, वहाँ पर जो है यह वल्लभी विद्यापीठ था। तो चलिए उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के राजा और वहाँ के नागरिकों का जो है विशेष रूप से योगदान है। 7वीं सदी में भिक्षुक जो है विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का यह मुख्य केंद्र था। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि जैसे कि भारत में अलग अलग जो है धर्म है, अलग अलग संप्रदाय हैं, और अलग अलग संप्रदायों में या अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है संप्रदाय होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी संप्रदाय है, हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदाय है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय है। तो विद्यार्थियों, ये जो वल्लभी विद्यापीठ है वह हीनयान पंथ का या हीनयान संप्रदाय का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता था।
7वीं सदी के मध्य में बौद्ध विद्वान जिनका नाम था स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के जो है अग्रगण्य आचार्य थे। सुदूर गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र थे वहाँ से अलग अलग जो ब्राह्मण आदि थे या ब्राह्मण विद्यार्थी थे वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वल्लभी विद्यापीठ में आते थे। वल्लभी विद्यापीठ में भी जो है चीनी यात्री इत सिंह जो है यहाँ पर आए और यहाँ की जो मुलाकात किया और यहाँ से भी उन्होंने कुछ जानकारी प्राप्त किया और कुछ अध्ययन भी किया। और इसीलिए उन्होंने जो है लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों अर्थात नालंदा से जो उसकी बराबरी की जाती है या स्पर्धा करती थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इससे स्पष्ट होता है कि जो भारत की जो प्राचीन विद्यापीठें थी उन सभी विद्यापीठों में जो है यानी जो शिक्षा का स्तर था काफ़ी गुण और काफ़ी जो है अच्छी गुणवत्ता वाला था और जिसके कारण से जो है विदेश के विद्यार्थी भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और इसीलिए जो है आपने देखा कि नालंदा में ह्यूएन-त्सांग, तक्षशिला में फाहियान और वल्लभी विद्यापीठ में इत सिंह जो है जैसे चीनी यात्री यहाँ या विद्यार्थी यहाँ पर आए और यहाँ से कुछ उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि इत सिंह ने लिखा कि जो वल्लभी विद्यापीठ है और जो नालंदा विद्यापीठ है उन दोनों के बीच में जो है इस प्रकार से क्या चलता था, शिक्षा के मामले में जो है स्पर्धा चलता था। विद्यार्थियों के बारे में स्पर्धा होती थी कि किस विद्यापीठ का जो है विद्यार्थी श्रेष्ठ है शास्त्र में और शास्त्र दोनों में। वल्लभी एक राजधानी और कभी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी हुआ करता था। वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। और दूसरी बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि जो पूरा जो विद्यापीठ है वो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संलग्न है, जुड़ा हुआ है। लेकिन जो वहाँ के राजा थे या मैत्रक वंश के राजा थे वो मैत्रक वंश के राजा जो है ना तो वो बौद्ध धर्म के थे लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म के न होते हुए भी उन्होंने जो है वहाँ पर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को काफ़ी प्रोत्साहित किया और काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ाया और शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से वहाँ के जो राजा थे वो सनातनी थे, इसलिए वो बौद्ध धर्म के ना होने के बावजूद भी उन्होंने इस वल्लभी विद्यापीठ को जो है काफ़ी सहायता की और शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया। ईस्वी सन 775 में जब अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तब उस समय मैत्रक राजा जो है पराजित हो गए और तब से जो है विद्यापीठ जो है बंद हो गया। विद्यार्थियों यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों ने जो कुछ भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया है या जो भी यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त किए उन सभी महान प्रसिद्ध विद्वानों का जो है नाम इस वल्लभी विद्यापीठ के प्रमुख दरवाजे के ऊपर जो है लिखा जाता है। और दूसरी बात खास ये थी कि जो विद्वान थे वो राज्यसभा में अपना पांडित्य दिखा करके जो है राजतंत्र में अपना स्थान प्राप्त करते थे। यानी राजतंत्र में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपना पांडित्य दिखाना ही पड़ता था। यानी उनको जो है अपने पांडित्य के आधार पर जो है उनको राजतंत्र में दर्जा प्राप्त होता था। तो विद्यार्थियों ये हो गया वल्लभी विद्यापीठ के बारे में। और संक्षिप्त में हम चारों के बारे में एक सामान्य शब्द यही कहा जाएगा कि ये जो चारों विद्यापीठ थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे और ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन सुसंस्कृत जो विश्व है पूरे विश्व में जो है ये चारों विद्यापीठ जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
इन विद्यापीठ में देश विदेश के जो विद्यार्थी थे वो अध्ययन करने के लिए आते थे। इस प्रकार से यदि हम इसको इन शब्दों में कहा जाए कि जो ये विद्यापीठ थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यापीठ थे, क्योंकि चीन के जो है बहुत सारे विद्यार्थी या यात्री यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त किए। तो इस संदर्भ में या इस अर्थ में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ भी हम कह सकते हैं। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी और इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह किसी राजा या श्रेष्ठी के द्वारा मिले हुए दान से होता था। यानी जो भी विद्यापीठ थे वो विद्यापीठ किसी राजा और श्रेष्ठी के दान के सहयोग से ही जो है चलता था। वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है। यानी ये भी यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो पहले जो है शिक्षा की जो पद्धति थी और जिस प्रकार से पहले शिक्षा में लोगों में जागरूकता थी और इसीलिए जो है उनको राजाश्रय प्राप्त होता था, राजाओं के द्वारा जो है दान प्राप्त होता था, किसी श्रेष्ठी के द्वारा जो है इन विद्या केंद्रों को या विद्यापीठों को जो है आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। यानी उस समय जो है शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता था। तो उसी प्रकार से आज भी जो है यदि आज की तुलना किया जाए तो जिस प्रकार से आज जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो उस समय जो है भी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है ये अपने भारत के जो प्राचीन 4 विद्यापीठ हैं, नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी यानी काशी विद्यापीठ और वल्लभी विद्यापीठ, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया। इन सारे विद्यापीठों में कला और ज्ञान विज्ञान से संबंधित तमाम प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसीलिए ये जो 4 विद्यापीठ थे इसको हम जो है जो विश्व स्तर की जो विश्वविद्यालय कहा जाता है, यानी इसको जो हम यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने भारत पे प्राचीन विद्यापीठ। तो चलिए अब हम जो है इसके स्वाध्याय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में वेद कितने हैं और कौन कौन से, उन्हें समझाइए। तो विद्यार्थियों, पहली जो स्लाइड है यानी भाग 1 में हमने इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया है और उसमें से आपको लिख लेना है। दूसरा है तक्षशिला विद्यापीठ के विषय में टिप्पणी लिखिए। भाग 3 में जो हमने अभी चर्चा किया और आपको जो है जानकारी प्रदान किया है उसमें से जो है देख करके आपको जो है लिखना है। मध्यकालीन साहित्य की चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, भाग 2 में जो है मैंने बहुत ही संक्षिप्त में मध्यकालीन साहित्य के बारे में जो है जानकारी आपको प्रदान किया है, उस स्लाइड में से आपको लिख लेना है। भाग 2 में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दावार लिखिए, यानी वल्लभी विद्यापीठ की जानकारी दीजिए। तो वो भी जो है भाग 3 में है, उसके बारे में आपको जो उसमें से लिख लेना है। नालंदा विद्यापीठ के बारे में लिखना है, वो भी आपके भाग 3 में ही है। अब यजुर्वेद के विषय में संक्षिप्त में लिखना है कि यजुर्वेद का संबंध जो है किसके साथ में है। तो यजुर्वेद का संबंध जो है कर्मकांड और संस्कारों के साथ में है, वो आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा विस्तार करके आपको लिखने रहेंगे। दूसरा है अथर्ववेद में क्या जानकारी दी जाती है। तो अथर्ववेद जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी जो है भाग 1 में हमने वेद में जो 4 भाग बताए थे उसमें से आपको जो है देख करके लिखने हैं। श्रीमद् भागवत गीता में किन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है या इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो विद्यार्थियों, हमने भाग 1 में जो है उसके बारे में जानकारी दिया है कि जो भारत के जो 2 महाकाव्य हैं उस 2 महाकाव्यों में रामायण और महाभारत है, जिसमें महाभारत विश्व का जो है सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है और उसमें श्रीमद् भागवत गीता जो है वह महाभारत का ही एक अध्याय मात्र माना जाता है। परंतु इस भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को जो है ज्ञान का संदेश दिया उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया है और उसमें ख़ास तौर से जो मोक्ष प्राप्ति के जो 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में
विवेचन किया गया है। यानी इसका उत्तर आपको ये लिखना रहेगा कि श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इसका प्रश्नोत्तर का जो है जानकारी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये 4 विकल्प वाले हैं। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? मैंने आपको पहले ही बहुत पाली साहित्य में या बौद्ध साहित्य में आपको जो है उसमें बता दिया है, तो पाली भाषा आता है। द्रविड़ कुल की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तेलुगु साहित्य में मैंने आपको बता दिया है। तो तेलुगु जो है उसमें ये तमिल जो है सबसे प्राचीन भाषा है। कवि चंद बरदाई का कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है? तो मैं भी उसको जो है आपको मध्यकालीन जो साहित्य उसके बारे में आपको बताया है, भाग 2 में है। और उसमें पृथ्वीराज रासो अर्थात पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित जो ग्रंथ है, जो कवि चंद बरदाई ने लिखा है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। महर्षि पाणिनि का महान ग्रंथ कौन सा है? तो जैसा मैंने पहले भाग में ही बताया था कि महर्षि पाणिनि ने एक संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इस पाठ का जो हो प्रश्नोत्तर। और ये सभी प्रश्नोत्तर जो है आपको अपने नोटबुक में लिखने होंगे। तो विद्यार्थियों, ये पाठ होता है पूरा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है ये तीनों भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको ये प्रश्न उत्तर जो अपने नोटबुक में लिखने रहेंगे। विद्यार्थियों, पाठ होता है पूरा। धन्यवाद।